हेलो एवरीवन, माय नेम इज विवेक शर्मा एंड आज के इस वीडियो में हम 4 आर्टिकल्स को डिस्कस करेंगे। पहले आर्टिकल में हम जीनोम एडिटिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। सेकेंड आर्टिकल में डिस्ट्रिक्ट कूलिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। थर्ड आर्टिकल में वी विल बी टॉकिंग अबाउट फर्टिलाइजर के बारे में एंड लास्ट आर्टिकल में लेक सुआ के बारे में डिस्कस करेंगे, जापान की। आइए एक एक करके इन आर्टिकल को समझ लेते हैं। पहली चीज, यहां पर आपको जीनोम एडिटिंग को समझना होगा। देखो, जीनोम क्या होता है, यहां पर आप एक डीएनए की सीक्वेंस को समझते हैं कि कौन सा जीन्स किस तरह से आपका फंक्शन करता है। अब इस जीन्स की एक पर्टिकुलर लोकेशन पे आप क्या कर सकते हो, जीनोम एडिटिंग के थ्रू उसे एडिट कर सकते हो, उसको उसके अंदर कुछ नई चीज ऐड कर सकते हो या किसी चीज को आप डिलीट भी कर सकते हो। तो इस पूरे चीज को आप जीनोम एडिटिंग कहते हैं, जिसमें अक्सर आपने Cas9 टेक्नोलॉजी के बारे में सुना होगा। Cas9, तो Cas9 को हम यूज करते हैं, क्रिस्पर Cas9 को। ये एक मॉलिक्यूलर सीजर है जिसके थ्रू ये काम किया जाता है। तो कहते हैं कि भाई अब एक यूनिवर्सिटी है आपकी, ब्रॉड इंस्टीट्यूट और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी मिलके ये PERT एक ऐसी टेक्निक लेके आए हैं, मेथड लेके आए हैं, जिसमें एक सिंगल जीन एडिटिंग के थ्रू कई सारे नॉनसेंस म्यूटेशन को रोक सकेंगे। मतलब यहां पे आपको समझना होगा कि 25% जो आपकी डिजीज है जेनेटिक डिसऑर्डर की, वो सिर्फ एक नॉनसेंस म्यूटेशन के कारण होती है, जहां पे आपके हेल्दी सेल का जो डीएनए इंस्ट्रक्शन है वो प्रॉपरली प्रोटीन बिल्ड नहीं कर पाता है, रीड नहीं कर पाता है। तो इसमें क्या होता है कि नॉनसेंस म्यूटेशन इसको रोक देता है, जिसकी वजह से डीएनए आपका कंप्लीट नहीं हो पाता है और नॉन फंक्शनल हो जाता है। तो कहते हैं कि इस स्टडी में ये पब्लिश किया गया है कि भाई जब आप PERT को यूज करेंगे तो यहां पे ये फिक्स करेगा आपके ब्रोकन डीएनए को। अब ये क्या करेगा, रिसर्चर कहते हैं कि भाई हम यहां पे tRNA जो ट्रांसफर RNA है, इस जो कि आपका सेल के अंदर ट्रांसलेटर है, इसको हम फिक्स करेंगे। तो कहते हैं कि प्राइम एडिटिंग के थ्रू जो रिडंडेंट आपका tRNA है जीन्स, उसको हम सप्रेस करेंगे, सप्रेस tRNA में कन्वर्ट करेंगे और रिजल्ट इसका ये होगा कि ये प्रीमेच्योर जो स्टॉप साइन है वो आपका नहीं रहेगा, जिससे आपकी कंप्लीट अमीनो एसिड्स प्रोड्यूस होंगे, जिससे प्रोटीन प्रोडक्शन कंप्लीट होगी एंड इससे ओवरऑल ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। तो इसको अगर हम देखें जीन एडिटिंग थेरेपी में, तो ये एक आप कह सकते हो कि डिफरेंट डिजीज को ट्रीट करने के लिए यूज किया जा सकता है, जो सेम टाइप के म्यूटेशन के कारण रुकती हैं। तो जहां पे भी आपको प्लग एंड प्ले वाली जो प्रॉब्लम देखने को मिलती है, तो उस जगह पे ये आपका यूज हो सकता है। मोर ओवर यहां पे सेफ्टी बाय रिडेंसी के बारे में बात की जाए तो 418 tRNA जीन्स है हमारे पास एंड मेनी ऑफ विच आर रिडेंडेंट। तो इसमें से किसी एक को अगर हम एडिट करते हैं, वो कहीं ना कहीं आपकी नॉर्मल फंक्शनिंग के सेल के ऊपर कोई भी असर नहीं डालता है। तो कहते हैं कि भाई इसमें ह्यूमन कल्चर के सेल कल्चर के अंदर आपकी लगभग 60 to 80% इसने एफिकेसी दिखाई है एंड कहीं ना कहीं कई सारे डिसऑर्डर्स के लिए, जैसे आपके हुर्लर सिंड्रोम है, बैटन डिजीज है, इसके लिए काफी इफेक्टिव हो सकता है। तो कहा जाता है कि भैया देखो, सबसे पहली तो डिलीवरी सिस्टम जो है, इसमें टारगेटेड ऑर्गन को स्पेसिफिक लोकेशन पे पहुंचाना वो अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम रहेगी। लॉन्ग टर्म इसके क्या इंपैक्ट होंगे वी स्टिल डोंट नो एंड मोर ओवर अभी क्लिनिकल कहीं ना कहीं इसका टेस्ट होना बाकी है। तो ह्यूमन ट्रायल के बाद ही पता लग पाएगा कि ये कितनी सेफ है और कितनी इफेक्टिव है। तो इसके ऊपर ये आपका एक मेंस का क्वेश्चन, प्रीलिम्स का क्वेश्चन एंड एक्सरसाइज, और ये आपकी प्रैक्टिस क्वेश्चन। अब बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट कूलिंग की। तो जैसा आप सभी जानते हैं कि इंडिया में हीट वेव बहुत ज्यादा इंटेंसिफाई हो चुकी है, जिसकी वजह से अर्बन पावर जो डिमांड है वो आपकी इंक्रीज होती जा रही है। अब यहां पे क्या हो रहा है कि भाई जो आपका इमर्जिंग क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर सोल्यूशन है, उसमें आपके पास एक ऑप्शन आता है कि आप यहां पे डिस्ट्रिक्ट कूलिंग के ऊपर फोकस करो। अब देखो, इसमें क्या है कि ये एक आपका थर्मल कंफर्ट प्रोवाइड करेगा एंड इससे कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन और कार्बन एमिशन भी आपका कम होगा ट्रेडिशनल एयर कंडीशनर के मुकाबले। तो यहां पे क्या होता है कि डिस्ट्रिक्ट कूलिंग के अंदर आप एक सेंट्रलाइज सिस्टम बिल्ड करते हो जो सप्लाई करता है एयर एक क्लस्टर ऑफ बिल्डिंग को, यानी एक कैंपस भी हो सकता है, बिजनेस डिस्ट्रिक्ट भी हो सकता है, ऐसा कुछ भी बड़ी बिल्डिंग हो सकती है। अब हर एक बिल्डिंग के अंदर आपको अलग से एसी लगाने की जरूरत नहीं होगी। जो बड़ी बिल्डिंग होगी उनका खुद का अपना चिलर होगा, जो कि कहीं ना कहीं एनर्जी एफिशिएंट रहेगा एंड ये सेंट्रल प्लांट कहीं ना कहीं पूरे एरिया में
आपको ठंडा हवा प्रोवाइड कर पाएगा, एंड ये इंसुलेटेड ग्राउंड पाइप्स के थ्रू वर्क करेगा, मल्टीपल बिल्डिंग्स को भी कूल डाउन कर सकता है, तो ये आपको काफी बेनिफिशियल रहेगा। तो कहते हैं इसके बेनिफिट क्या होंगे, कहते हैं अप्रॉक्सीमेटली आपकी एनर्जी डिमांड 20 से 30% कम हो जाएगी। फिर इसका क्लाइमेट इंपैक्ट की बात की जाए तो यस डेफिनेटली ग्लोबल वार्मिंग का पोटेंशियल जो है वो इस वजह से भी आपका इंक्रीज होता है, क्योंकि जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स या हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स या हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स इस तरह के केमिकल्स मैन मेड यूज किए जाते हैं कूलिंग के लिए, ये ग्रीन हाउस गैसेज है, ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल काफी ज्यादा है और इनके लीकेजेस से काफी प्रॉब्लम रहती है। तो इसमें 80% चांस है कि आपकी लीकेज नहीं होगी। तो यहाँ पे इवन आप अर्बन हीट आइलैंड की जो प्रॉब्लम है उसको भी काफी हद तक ठीक कर सकते हो, बिकॉज जो आप स्मॉल आउटडोर यूनिट यूज करते हो ये गर्म हवाएं छोड़ता है आपकी स्ट्रीट के ऊपर, तो वो चीज यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो डेवलपर को भी यहाँ पर प्रोजेक्ट कॉस्ट में 5 से 10% का आप ये कह सकते हो कि बेनिफिट मिल सकता है। मोर ओवर यहाँ पे वाटर कंजर्वेशन के ऊपर आपको फोकस करना पड़ेगा, बिकॉज इन सभी चिलर के लिए आपको कहीं ना कहीं वाटर की रिक्वायरमेंट रहेगी। अब इसके लिए आप ट्रीटमेंट प्लांट बिल्ड कीजिए सीवेज का या वेस्ट वाटर का, जिससे आप वाटर रिसाइकलिंग के ऊपर फोकस कर सको। तो कहीं ना कहीं ये आपको बहुत ज्यादा पैसे स्टार्टिंग में इसमें इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, ये एक प्रॉब्लम इसमें रहेगी। एंड इसमें कहीं ना कहीं म्युनिसिपैलिटीज, आपकी अर्बन प्लानर्स एंड प्राइवेट डेवलपर को साथ लेके चलना पड़ेगा। काफी रिस्की रहेगा, क्योंकि कई जगह पे आप देखेंगे कभी बहुत लंबे समय तक बिल्डिंग खाली भी रह सकती है। तो कहीं ना कहीं हम ओवर एस्टिमेट कर जाएं और चीजों को कि भाई बिल्डिंग मेरी रातों रात बिक जाएगी, तो वो चीज कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। तो कहा जाता है कि भैया वे फॉरवर्ड में तो आप ये मान के चलो कि एक इंटीग्रेटेड आप प्लान क्रिएट करो, जहां पे आप लैंड को लाइक प्लांट और जो पाइप कॉरिडोर है उसके लिए आप जगह छोड़ दीजिए, उसको आप कहीं ना कहीं प्लानिंग के अंदर इंक्लूड कीजिए। फिर उसके बाद आप टाइम ऑफ डे टैरिफ जो है डिस्कॉम कंपनीज को कहिए कि भैया आप इंकरेज कीजिए थर्मल स्टोरेज को, स्टोरेज करके कहीं ना कहीं आप जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं। मोर ओवर यहाँ पे आपको म्युनिसिपल बॉन्ड्स को और ज्यादा स्ट्रेंथन करने की जरूरत पड़ेगी, जिससे एक्चुअल में ये काम आपका और बेटर हो सके। तो ये आपका रिलेटेड पीवाईक्यू हो गया। अब बात कर लेते हैं अगले आर्टिकल की, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल ऑन फर्टिलाइजर इंडस्ट्री। अभी रिसेंटली उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने बैन किया कि भाई नॉन सब्सिडाइज जो फर्टिलाइजर्स है, जो यूरिया मैन्युफैक्चरर्स है, वो उसको बेचेंगे नहीं। तो कहीं ना कहीं एक गवर्नमेंट की यहां पर मंशा ये है कि भाई जो आपके फर्टिलाइजर का यूज है उसे रेशनलाइज किया जा सके, ताकि सॉइल हेल्थ को ठीक किया जा सके। तो इंडिया के अंदर 3 टियर के अंदर हम प्राइसेस को कंट्रोल करते हैं फर्टिलाइजर इंडस्ट्री के, जैसे मतलब पूरे सिस्टम को एक पूरा हमने कंट्रोल कर रखा है। प्राइस कंट्रोल के लिए जैसे यूरिया का प्राइस आपके फिक्स एमआरपी पे बिकता है, 45 केजी का बैग अभी भी 2012 के बाद से 260-70 रुपए के आसपास ही बिकता है। इवन डैप जो है, डाई अमोनिया फॉस्फेट, ये भी आपका कंट्रोल्ड है, बट यस इसमें भी जो मार्जिन है, सब्सिडीज है, उसको गवर्नमेंट स्ट्रिक्टली मॉनिटर करती है। फिर आपका मूवमेंट की अगर बात की जाए तो डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर जो है ये डिसाइड करता है कि भाई कौन सी कंपनी किस स्टेट के किस डिस्ट्रिक्ट में कितना फर्टिलाइजर भेजेगी। अब डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रोल की बात की जाए तो यहां पर रेलवे के थ्रू और रोड ट्रांसपोर्ट के थ्रू ये इंश्योर किया जाता है कि भाई आपके स्पेसिफिक रेल हेड तक कैसे आपका सामान पहुंचेगा। तो कहते हैं कि भाई देखो यूरिया की कंजम्पशन जो है इंडिया के अंदर इंक्रीज हो रही है, यूरिया क्या फर्टिलाइजर की ही इंक्रीज हो रही है। तो यहां पे अगर हम देखें डोमेस्टिक प्रोडक्शन इंक्रीज हुई है, बट कंजम्पशन भी बहुत तेजी से इंक्रीज हुई है, जिसकी वजह से हमारी इंपोर्ट डिपेंडेंसी इंक्रीज होती जा रही है। अब दूसरी प्रॉब्लम ये है कि टैगिंग प्रॉब्लम, कि यूपी गवर्नमेंट ये जो अभी किया है इन्होंने कंपनीज के ऊपर, तो कहते हैं कि भाई देखो यहां पे नॉन सब्सिडाइज हाई मार्जिन वाले जो प्रोडक्ट्स है, जैसे जिंक हो गया, बोरोन हो गया, वो सब्सिडाइज यूरिया के साथ बेचती है कुछ कंपनीज, वो भी एक प्रॉब्लम है हमारे सामने। अब बैन करना यूरिया मैन्युफैक्चरर को कि यहां पर वो इसे ना सेल करे, तो भैया इससे सस्टेनेबल फार्मिंग के ऊपर असर पड़ेगा, बिकॉज कई बार यूरिया की एफिकेसी इन्हीं के साथ बेटर होती है। मोर ओवर अभी जो सस्ते आपके यूरिया बैग्स है, इसकी वजह से यूरिया की यूटिलाइजेशन ओवर हो रही है, बहुत ज्यादा हो रही है, जिसकी वजह से सॉइल के अंदर नाइट्रोजन, फॉस्फेट एंड पोटेशियम की जो कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज होती जा रही है, और लॉन्ग रन में कहीं ना कहीं ये डेजर्टिफिकेशन को जन्म देगा। तो कहते हैं कि भाई कई ऐसे जो आपके प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कैल्शियम नाइट्रेट हो गया, बेंटोनाइट सल्फर हो गया, या आपका जिंक हो गया, तो कहते हैं कि भाई ये आपकी लाइक क्रूशियल होता है क्रॉप्स के लिए, बट कहीं ना कहीं जैसे फ्रूट्स है, वेजिटेबल, उसमें काफी ज्यादा यूज होते हैं, एंड इवन ये फर्टिलाइजर की एफिकेसी को भी इंप्रूव करते हैं।
मतलब उसकी कंजम्पशन जो है प्लांट के अंदर और बेटर कर देते हैं, जिससे यील्ड इंप्रूव होती है। तो कहते हैं हमें एक बैलेंस्ड फर्टिलाइजेशन को प्रमोट करना चाहिए, जहां पे आप ये मान के चले कि हम फोर्टिफाई फर्टिलाइजर के ऊपर फोकस कर सकते हैं जो इंप्रूव करे सॉइल हेल्थ को। मोर ओवर न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडीज को हम प्रमोट कर सकते हैं, ताकि जो एनपीके के ऊपर लोगों का बहुत ज्यादा फोकस है उसको हम ठीक करके जो एक सॉइल की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंगली चीजों को हम मैनेज कर सके। तो यहां पे ये मेंस और प्रीलिम्स का क्वेश्चन हो गया। मोर ओवर ये आपकी एक्सरसाइज और ये आपका मेंस का क्वेश्चन। अब बात करते हैं गॉडलेस लेक। अब देखो लेक सुवा, ये अभी क्लाइमेट चेंज के कारण इस एरिया में थोड़े क्राइसिस देखने को मिल रहे हैं। गॉड्स क्रॉसिंग, जो कि लोकल लैंग्वेज में मीवात तारी के नाम से जानी जाती है, ये आजकल डिसअपियर हो चुकी है। अब क्या है, यहां पे अगर हम ये जापान को देखें तो जापान के बीचों बीच यहां पे ये लोकेटेड है लेक सुवा। SUVA भी बोल सकते हैं आप इसे, SUWA भी इसी का नाम है। तो कहते हैं कि भाई ये जो आपकी लेक है ट्रेडिशनली एक आइस ब्रिज हुआ करता था जो लेक के फ्रीज होने पे फॉर्म होता था, बट 1443 यानी 1443 के बाद से बहुत इरेगुलर हो चुका है एंड ऑलमोस्ट 2018 के बाद जो क्लाइमेट चेंज के इंपैक्ट की वजह से बहुत ज्यादा डिस्टर्बटेड है। तो जिसकी वजह से थोड़े टाइम पहले आपका न्यूज में था। इसकी लोकेशन जाननी आपके लिए इंपॉर्टेंट थी, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं। तो आज की डिस्कशन में इतना ही था। धन्यवाद।